जय मूल निवासी। जय भीम जय मूल निवासी। जय भीम जय मूल निवासी। जय भीम जय मूल निवासी। ये जो हमारा अभिवादन है ये इसके तहत कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो 90% पॉपुलेशन है इस देश की, चाहे वो अनुसूचित जाति के हैं, चाहे वो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, चाहे अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, और चाहे उनसे दूसरे धर्मों में लोग चले गए। जैसे जैसे नॉलेज बढ़ती है तो अपनी गरीबी मिटाने के लिए, अपने खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन जो और उसको दूर करने के लिए लोग दूसरी जगह भी जाते हैं, दूसरी जगह काम करने भी जाते हैं, दूसरे धर्म में भी जाते हैं, ताकि उनको लगे कि भाई हम अपना जीवन स्तर और ऊपर उठा सकें। ये ऐसे जो पॉपुलेशन है ये तकरीबन 90% है, और 90% पॉपुलेशन की दशा और दिशा दोनों ही खराब है। एक दूसरे से कोसती है कि उसकी हालत अच्छी है, दूसरे वाला सोचता है उसकी हालत अच्छी है, तीसरे वाला सोचता है दूसरे की हालत अच्छी है। हालत तीनों की एक ही है, उनकी दशा में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। हमारा भारत का संविधान लागू हुआ 1950 में, आज हम 2020 में हैं, तो 70 साल हो गए भारत के संविधान को लागू हुए। ये यहाँ जो बच्चे हैं, यहाँ स्कूल कितनी दूर है? कितना दूर? 10 मिनट, 2 किलोमीटर। कितनी क्लास तक का स्कूल है? 8 तक का देता मिडिल स्कूल। तो ये जो स्कूल की जो व्यवस्था है और अच्छे स्कूल की जो व्यवस्था है वो हमारे बच्चों के लिए होनी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे हमारे सामाजिक कार्यकर्ता काम करते हैं तो हमारे खिलाफ वाले लोग भी उतना काम करते हैं। केवल हम लोग काम नहीं करते ना, जो हम लोगों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते वो लोग भी काम करते हैं। वो लोग जो काम करते हैं वो इस बात के लिए काम करते हैं कि हम आगे ना बढ़ पाएंगे। चाहे हम शेड्यूल कास्ट के लोग हों, मतलब अनुसूचित जाति के लोग हों, चाहे हम शेड्यूल ट्राइब के लोग हों, जो चाहे बैकवर्ड क्लास के लोग हों, चाहे हम में से जो मुस्लिम हो गए हैं, जो क्रिश्चियन हो गए हैं, जो दूसरे अन्य धर्मों में चले गए, कुछ सिख भी हो गए हैं और दूसरे धर्मों में चले गए, लेकिन उनकी दशा में कोई सुधार नहीं हुआ। उनके बच्चों की एजुकेशन की दशा में कोई सुधार नहीं हुआ। अब हमारे देश में एक संस्था चल रही है, वो संस्था बहुत प्लानिंग करके हमारे हक अधिकार खत्म कर रही है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत का संविधान बनाया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हम में से एक आदमी थे, उन्होंने भारत का संविधान बनाया। इसलिए हम लोगों के लिए शिक्षा का, रोजगार का और दूसरे सब अधिकार हमें दिए। हमें बोलने का अधिकार दिया, हमें मकान बनाने का अधिकार दिया, हमें दूसरी जगह जाने का अधिकार दिया, पैदल चलने का अधिकार दिया, कहीं भी हम देश में जा सकते हैं, कहीं भी मकान बना सकते हैं। ये सब अधिकार हमें संविधान में दिए। लेकिन आज जो हम देख रहे हैं वो संविधान के अधिकार मूलभूत रूप से लागू नहीं है। अभी जैसे कोरोना के नाम पे जो बंद हुआ, उस बंद की वजह से हमें अपने घर से बाहर निकलना ही अलाउड नहीं था, और हम लोगों में इतना डर फैलाया गया कि जैसे मर जाएंगे। आपके इस एरिया में कोई कोरोना से मरा? तो अगर कोरोना से नहीं मरा तो इसका मतलब कोरोना बड़ी बीमारी नहीं है, तो उसको महामारी कैसे कह सकते हैं? अगर महामारी होगी तो आधे लोग मर जाते, सारे भी मर सकते, चाहे आप घर में रहे चाहे आप बाहर घूमे। वो तो अगर हवा में चीज है तो बाहर घूमते हुए भी लगेगी, घर में रहोगे तब भी आपको लगेगी और आप मर जाते।
तो ये क्यों इन्होंने ऐसा किया, ये सोचने की बात है, परेशानी की बात है। ये जो उन्होंने किया इसका मेन कारण ये था कि जो हमारे जो गरीब लोग हैं वो जैसे अपने घर में 10,000, 20,000, 30,000 कुछ पैसा जमा करके रखते। वो जो पैसा जमा किया हुआ पैसा है, बच्चे की शादी करनी है, कोई बच्चे के यहाँ बच्चा हो गया तो उसको पैसा इकट्ठा करके सामान देते हैं, कोई और बीमार हो गया तो उसको दवा दारू के लिए पैसा चाहिए। तो वो जो सारा जो पैसा है अब इन्होंने इतना लंबा ये लॉकडाउन लगा के हमारे लोगों का वहाँ से खेलो। आज अगर हमें वो पैसे की जरूरत होगी तो हमारे लोगों के पास आज वो जो अपनी पूंजी थी जिसमें उनको किसी से पैसा लेने जाने की जरूरत थी आज वो खत्म हो गई। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये पूरा जो उनका नाटकीय ढंग से जो उन्होंने किया और इसमें बहुत बड़े पैमाने पे डर फैलाया गया। आज भी वो टीवी में डर है। अगर आप टीवी लगातार देखें तो आपको लगता है कोरोना पता नहीं कितनी बड़ी बीमारी है। अगर बड़ी बीमारी होती तो बहुत सारे लोग हमारे साथ रहने वाले भी मर जाते, हम भी मर जाते। तो ये जो चीजें हैं ये हमें समझनी है, हमें भ्रमित नहीं होना। जैसे उन्होंने अभी नाटक में आप लोगों को समझाया कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप सरकारी संस्थान में जाते हैं और सरकारी संस्थान में क्योंकि हमारा प्रतिनिधित्व तो नहीं है, ना वहाँ शेड्यूल कास्ट है, ना वहाँ शेड्यूल ट्राइब है, ना वहाँ बैकवर्ड क्लास का आदमी है, ना उनसे धर्म प्रवृत्ति जैसे मुस्लिम है दूसरे लोग हैं, वो नहीं है। वो एक ही तरह के लोगों का जमावड़ा उस सरकारी सिस्टम में होता है, जिसकी वजह से जो हमारे लोग हैं जब वो जाते हैं तो उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होती है। उनको जो अधिकार मिलने चाहिए, उनका जो न्याय होना चाहिए उनके साथ वो नहीं होता है। ये जो पूरा प्रोसेस है अगर इसको हम देखें नजदीकी से तो ये एक बहुत बड़ी, अदरवाइज संविधान में लिखा होने के बाद हमें अच्छी शिक्षा क्यों नहीं मिलनी चाहिए। आज आप देखेंगे उन्होंने टैक्स के सिस्टम में बदलाव किया। पहले जैसे बिहार है, बिहार को सेल्स टैक्स और दूसरे टैक्स लेने का अधिकार था, अब वो सारे अधिकार सेंटर में चले गए। जीएसटी कानून बनने के बाद बिहार के पास कोई पैसा नहीं बचेगा। और अभी उन्होंने जो 1 साल से पैसा इकट्ठा किया तो उसमें जब वो सरकारें हिस्सा मांग रही हैं तो वो कह रहे हैं कि भाई लोन ले लो, रिजर्व बैंक से आप जाओ और लोन ले लो। अगर लोन लेंगे तो उनको वापस भी देना पड़ेगा। तो ये जो उनका जो हक था, अगर वो कानून वैसा नहीं बनाते तो वो अपना पैसा कलेक्ट करते, क्योंकि पैसा तो उन्होंने वो कलेक्ट किया। ऐसा नहीं कि उन्होंने पैसा कलेक्ट नहीं किया, पैसा कलेक्ट करने के बाद वो पैसा स्टेट को नहीं दे रहे और सेंटर के पास वो पैसा है। सेंटर ने ये कोरोना के नाम पे सब कुछ बंद कर दिया। आज भी बहुत सारी चीजें बंद है, जैसे ट्रेन है, ट्रेन में जो आम आदमी के लिए डब्बे चलते हैं जिसको स्लीपर क्लास कहते हैं या जनता वो जनरल क्लास होता है, आज वो डब्बे नहीं लगते, आज एयर कंडीशन डब्बा लगता है। जैसे आपको दिल्ली जाना है तो तकरीबन 3,25,000 रुपए की टिकट है। अगर यही स्लीपर क्लास में हो तो 400 रुपए या 500 रुपए की टिकट नहीं, 800। तो अगर 800 रुपए की टिकट होगी तो आपको 5 गुना ज्यादा देना पड़ रहा है। 5 गुना ज्यादा देना पड़ रहा है। आपके पास खाने को रोटी नहीं है, लेकिन आपसे पैसा लेने के लिए उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया। जहाज में देखोगे, मैंने कई बार जहाज में, अभी बिहार में चुनाव था, बार बार हमें दिल्ली में कोर्ट में केस लग जाता है तो फिर अगले दिन जाना पड़ता है उधर, तो हमें बीच बीच में जाना पड़ता है। तो वो ट्रेन से तो 2 दिन लगते हैं, तो वो करके हम नहीं आ सकते तो जहाज से जाते हैं। जहाज में 3 सीट इधर होती है, 3 सीट इधर होती है, वो 6 की 6 सीट भरती है, एयर कंडीशन होता है। अब वो कहते हैं एयर कंडीशन से कोरोना होता है। अगर कोरोना हो भी गया तो 3 दिन में आदमी ठीक हो जाता है। किसी भी आदमी को कोरोना कोई नई बीमारी नहीं है, ऑलरेडी 6 तरह का कोरोना था और ये 7वीं तरह का कोरोना है। जो पहले कोरोना था उसमें लोग ज्यादा मरते थे, इसमें कम मरते। तो पूरा देश उन्होंने बंद किया, इसका कोई मतलब नहीं।
ये जो पूरा सिस्टम है, इसको अगर हम समझेंगे, ये उन्होंने ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था है, जिसका जो बेस है वो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन करता है, उस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए और जो हमारे लोगों के पास रिसोर्सेज हैं जिससे वो उनसे थोड़ा बहुत लड़ सकते हैं, उस रिसोर्स को खत्म करने के लिए उन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई। हमें बराबरी का अधिकार है, बराबरी के अधिकार की वजह से हमारे बच्चों को नौकरी मिलती है। एक सिस्टम होता है रिजर्वेशन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास के लोगों को नौकरियों में प्रतिनिधित्व देने के लिए, उनके लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए वो सिस्टम है। लेकिन उसमें आज भी शेड्यूल कास्ट तकरीबन 9% है, उसकी पॉपुलेशन 17% और शेड्यूल ट्राइब तकरीबन 9% पॉपुलेशन है, उनका रिप्रेजेंटेशन 4%। बैकवर्ड क्लासेस 52% को क्लेम कर रहे हैं मंडल के हिसाब से और उनको 27% रिप्रेजेंटेशन दिया, लेकिन 27% की जगह केवल 9% उनका रिप्रेजेंटेशन, तो तकरीबन 22% रिप्रेजेंटेशन इनका हुआ। अगर इसको हम मान भी लेते हैं कि 22% है या इसको बढ़ा के 30% कर देते हैं, तो फिर भी 70% आज भी वही लोग उस सिस्टम में। लेकिन उन्होंने अपने लोगों को बेनिफिट देने के लिए इकोनॉमिक आधार पर आरक्षण किया। जो हमारा रिजर्वेशन है वो इसलिए है कि हमारे खिलाफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनके खिलाफ कोई सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। अगर कोई कमजोर ब्राह्मण है जिसके पास पैसे नहीं है, वो अगर जा रहा है तो आपका कोई भी पैसे वाला आदमी तो उसके पैर पकड़ सकता है, लेकिन जो पैसे वाला शेड्यूल ट्राइब है अगर वो जा रहा है तो कोई भीखमंगा ब्राह्मण भी उसके पैर नहीं पकड़ सकता। ये है सोशल डिस्क्रिमिनेशन। इसलिए प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, जिसकी वजह से हमारे लोगों को प्रतिनिधित्व के तौर पे नौकरियां मिलती, लेकिन वो नौकरियां आज वो हमें नहीं दे रहे। ऊपर से जो सरकारी संस्थान थे जैसे रेलवे है, रेलवे को 60 से 80% के करीब बेचने वाले हैं। 60 के करीब तो बेच दिया उन्होंने, कुछ प्रोसेस में है तो 80% बिक जाएगा। जैसे आप कटिहार स्टेशन में जाते हो तो वहां अंदर जाने का 2 रुपए का टिकट होता है। अगर आपने ट्रेन में नहीं बैठना, कोई आपका रिश्तेदार जानकार जा रहा है, उसको बैठाने जाते हैं तो 2 रुपए का टिकट है। लेकिन अब ये प्राइवेटाइज हो जाएगा अगर, तो कटिहार स्टेशन पे जाने का 60 रुपए टिकट होगा। 50 रुपए ले रहे हैं, 50 रुपए भी ले रहे हैं, 50 रुपए ले रहे हैं, 50 रुपए। तो आप ये देखिए वो 2 रुपए का उन्होंने 25 गुना बढ़ा दिया। ये जो पैसा है ये हमारा ही पैसा लगना है, और वो अगर सरकारी पैसा रहता है, मान लो हम 3 रुपए भी दे रहे हैं उसमें, तो वो हमारे वेलफेयर के लिए, हमारे कल्याण के लिए उसके बाद में भी खर्चा होता है। जो प्राइवेट किसी सेठ जी महाजन को जो पैसा देंगे उसमें हमारा कोई हिस्सा नहीं, हमारा कोई उसका कंट्रोल नहीं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इन्होंने इसलिए बनाया कि जो मनुवादी व्यवस्था है जिसका आधार डिस्क्रिमिनेशन है वो लागू कर सके और मजबूती से लागू कर सके। हम भारत के संविधान को लागू करवाना चाहते हैं, इसलिए ये जो पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक जो है, जो हमारे समाज के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लास के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो नौकरियों में अफसर रहे हैं और वो 30 साल से 40 साल से सामाजिक काम करते रहे, ऐसे लोगों ने ये पार्टी बनाई है। और अगर हमें मान लो जीत के हम आते हैं तो हमें अपने काम में कोई ब्राह्मण से एडवाइस लेने की जरूरत नहीं, हमारे पास अपने एडवाइजर्स हैं, अपने लोग अवेलेबल। इसलिए जो ये कांग्रेस बीजेपी का जो तंत्र है, इस तंत्र में वो अगर हमारा ही आदमी जीत के जाता है, मान लो कोई शेड्यूल ट्राइब उसको जीत के जाता है, तो उसको कोई अधिकार नहीं होता है, ना वो पार्लियामेंट में बोल सकता है, ना वो असेंबली में बोल सकता है। वो केवल हमारा चुना हुआ प्रतिनिधित्व होगा, उसको कोई अधिकार नहीं होता। अगर हमारी पार्टी से जीतता है तो क्योंकि हमारा विचार, हम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लास को प्रतिनिधित्व देना हमारा विचार है, और ये सब उन्हीं लोगों की पार्टी है, तो अगर मौका मिलता है तो उसको पूरा बोलने का अधिकार होगा,
जो आपका दुख तकलीफ है उसके बारे में वो पार्लियामेंट और विधानसभा में बोल सकता है। इसलिए हम लोगों को इसमें इकट्ठा होना चाहिए। और जो हमारे दूसरे साथी हैं, क्योंकि एरिया बहुत लंबा होता है और सब एरिया में हम लोग नहीं जा सकते। वैसे हम तकरीबन 1 महीने से यहाँ घूम रहे हैं बिहार के डिफरेंट भागों में, लेकिन हमारी अपनी मजबूरी है। दिन में 4-5 से ज्यादा सभाएं नहीं हो सकती। कहीं भी जाएंगे 2-3 घंटे तो लग ही जाते हैं। तो बहुत लिमिटेड एरियाज होते हैं, एरिया भी लंबा होता है। मान लो इस एरिया में किया तो अगला कोना रह जाता है, तो वहाँ पे वो विचार नहीं जा पाता। इसलिए उस विचार को आप लोगों को, जो आपके साथी हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके दोस्त हैं, उनसे चर्चा करना चाहिए। और चर्चा करके ये जो पार्टी है इसको मजबूती देना चाहिए। अगर ये मजबूती ये आप विधानसभा में देते हैं तो विधानसभा में भी कुछ काम करेंगे, लेकिन विधानसभा में ज्यादा पावर नहीं है। मतलब जो सिचुएशन है वो भी मुझे समझाना चाहिए आपको, क्योंकि आज उन्होंने जो कानून में चेंज करके, संविधान में बदलाव करके जो टैक्स का सिस्टम था, उससे स्टेट के पास जो पैसा था जिससे वो स्टेट खर्चा कर सकता था, आज वो सारा पैसा सेंटर के पास चला गया। तो इसलिए पार्लियामेंट पे हमारे लोगों को कब्जा करना चाहिए। और पार्लियामेंट पे कब्जा करने के लिए हमें अपने लोगों को अभी से एजुकेट करना है। तो केवल असेंबली नहीं, हमें पार्लियामेंट में भी हमारे लोग आए, उसके लिए अपने लोगों को एजुकेट करना चाहिए और आपस में चर्चा करनी चाहिए। अगर आपको कोई ऐसा सभा आप लगाना चाहते हैं, कोई विचार करना चाहते हैं, तो मैं या कोई हमारे दूसरे साथी आपके बीच में चुनाव के बाद भी आएंगे। ऐसा नहीं, हम केवल चुनाव वाले नहीं है, चुनाव के बाद में भी और चुनाव से पहले भी बराबर हमारा सभाएं चलती रहती है। ये अलग बात है कि उस समय में गांव में जाके सभा नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें कम से कम भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मीटिंग जो करते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो उनको हम अपना विचार देते हैं, उनका भी कोई विचार होता है तो वो लेते हैं, उसके हिसाब से जो भी चेंजेस करना होता है वो हम करते हैं। ये जो पूरा विचार है, ये पूरा विचार हमारे लोगों को अगर हम मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग हमारे लोगों को मजबूत नहीं करेंगे, वो लोग नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे पढ़े अच्छे से। आज हम देख रहे, जैसे हम जिस जमाने में पढ़ते थे, तो उस जमाने में एजुकेशन जो होता था, शिक्षा जो है उसका स्तर अच्छा था। जो 10 पास भी कर लेता था उसको थोड़ा समझ में आता था। आज बीए पास करके भी हमारे बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उन्होंने शिक्षा का स्तर इतना नीचे गिरा दिया कि वो पढ़ने के बावजूद भी वो आदमी उस चीज को अपने हित में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता, सोच नहीं पाता। तो अगर जब तक हमारा सिस्टम नहीं आएगा तो हम शिक्षा व्यवस्था में हमारे हिसाब की जो एजुकेशन है उसको नहीं ला पाएंगे। इसलिए चाहे शिक्षा है, चाहे आपका सर्विसेज है, पहले आप देखेंगे नौकरी मिलती थी, हमारे यहाँ पे भी लोगों को नौकरी मिली होगी, सरकारी नौकरी। तो वो जो सरकारी नौकरी वाले लोग हैं उनको मान लो 50,000 की नौकरी मिली। आज वही काम आज कम से कम भी उसकी जगह जो लोग काम करने वाले हैं उसको 7,000 8,000 रुपए मिलते। कहाँ वो 50,000 रुपए कमाता है और आज वो 6-7 8 हजार में आदमी को नौकरी लगाते हैं। तो अगर 6-7 हजार रुपए आदमी देगा तो वो अपना भी जीवन नहीं पाल पाएगा, अपना पेट नहीं पाल पाएगा, अपने खाने की व्यवस्था नहीं कर पाएगा, और वो अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए उसके पास कोई पैसा नहीं होगा। इसलिए उन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई कि हमारे जो लोग नौकरी में जाएंगे वो भी अनएम्प्लॉयड जो आदमी